एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवरेज। और उस टॉपिक में एक क्वेश्चन है जो रिपीटेड देखने को मिलता है हमें। व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज एंड हाउ डज इट मैग्नीफाइज द रेवेन्यू अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमें इसके लिए कंटेंट भी चाहिए और इसके लिए हमें एक नॉलेज भी चाहिए। तो अब देखते हैं कि लीवरेज क्या होता है, फिर फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है। तो ये सारे चीज़ें हम समझते हैं इस क्वेश्चन में। तो पेपर में आप एज इट इज़ ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लीवरेज क्या होता है। अ जनरल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म लीवरेज रेफर्स टू एन इंक्रीज्ड मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग सम पर्पस and the concept of leverage is applicable in business also. और financial management में leverage is used to describe the firm's ability to use its fixed cost assets. What fixed cost assets or funds to increase the return of its owners. तो देखो क्या है लीवरेज का मतलब, आप पुलिंग अ लीवर, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को पुल करने के लिए लीवर्स का यूज़ करते हो। तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज का मतलब कि आप कितना फिक्स्ड कॉस्ट डेट यूज़ करके जो अपने परमानेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग्स इंक्रीज कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट डेट कौन कौन से होते हैं? हमारे डिबेंचर्स हो गए, हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, पर प्रेफरेंस डिविडेंड पे आप तभी डिविडेंड देते हो अगर आपको प्रॉफिट हुआ। तो बाकी और भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो तो अलग है, बट इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। दो तरह की कॉस्ट होती है हमारे पास, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल्स, और वेरिएबल कॉस्ट जो क्या करती है वो वेरी करती है विद द चेंज इन आउटपुट और सेल्स। उसके बाद आप बता सकते हो कि लीवरेज कितनी टाइप की होती है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, देन कंपोजिट एंड अ फाइनेंशियल। वैसे दो तरह की जनरली होती है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। उन दोनों को कंबाइन करके आपकी कंपोजिट लीवरेज बन जाती है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होती है? यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप एक फिक्स्ड कॉस्ट को यूज कर रहे हो। और फाइनेंशियल में क्या होता है? यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट रिटर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज में आप फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी मैंने बताया ना आपको दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। आप फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करते हो जब अपनी फर्म में, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। इसी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपका फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप कोई ली है और उसका रेंट आपका 10,000 है। अब आपकी कुछ अनसर्टेनिटी आ गई घर पे और आपकी शॉप 3, 4, 5 महीने से बंद पड़ी है, बट उस शॉप का आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो वो रेंट आपका फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो इरिस्पेक्टिव आप कोई प्रोडक्शन करो आप ना करो, आपको बियर करनी ही पड़ती हैं वो खर्चे। और वो आपके गुड टाइम्स में जो होते हैं वो आपको बेनिफिट करते हैं, बट बैड टाइम्स में वही खर्चे आपके लिए एक बर्डन बन जाते हैं। अगर तो आप देखो, आप रोज़ शॉप ओपन कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो वो फिक्स कॉस्ट डिवाइड भी हो जाती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिवाइड नहीं होती है। तो ऑपरेटिंग में क्या आता है? जब आप फिक्स्ड कॉस्ट अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज ले रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट क्या होता है? अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी यूनिट प्रोडक्ट्स की, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो गुड्स की, तो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 है। अगर आप सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही कर रहे हो तो पर यूनिट आपको सिर्फ 1 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा। अगर यही प्रोडक्शन आप 5,000 यूनिट्स की कर रहे हो तो पर यूनिट आपको 2 रुपीज़ चार्ज कर, और यही अगर आप 1 लाख करने लग जाओगे तो 0.1 आपको चार्ज पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जितने ज़्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उतनी ज़्यादा आपके हिस्सों में आपके फिक्स कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? गुड ईयर्स में, ये याद रखना, गुड टाइम्स में ये आपको बहुत हेल्प आउट करती है, बट बैड टाइम्स में नहीं करती है। बैड टाइम्स में एक आपके ऊपर बर्डन बन जाती है। आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको वो 10,000 तो बियर करना ही पड़ेगा, राइट। तो कंपोजिट में क्या होता है? इसमें आपका कंबाइंड इफेक्ट होता है बोथ का। और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या आ जाता है हमारे पास? तो फिक्स्ड कॉस्ट और रिटर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हो जिसमें आपकी कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड है। आपको
प्रॉफिट्स हो ना हो, आपको उनको बियर करना ही पड़ेगा। आपको उनको, जैसे डिबेंचर्स हैं, उनका इंटरेस्ट आपको पे आउट करना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लॉसेस। सिमिलरली अगर तो आपकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है, तो आपका क्या है, बेनिफिट है और आपको एडवांटेज है। बट अगर आपकी अर्निंग्स कम हो रही हैं, आप लॉसेस में हो, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, बर्डन। अब देखो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। गाइस ट्रस्ट ज़रूर करना, आप लास्ट तक जब देखोगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगी। अभी आपको चीज़ें रॉ लग रही होंगी कि ये क्या बोल रही हूँ मैं, बट एंड तक ट्रस्ट में आपको सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। अ फर्म नीड फंड्स सो टू रन एंड मैनेज इट्स एक्टिविटीज। द फंड्स मे बी रेज थ्रू टू सोर्सेज, वन इज ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स कॉल्ड क्रेडिटर्स इक्विटी। तो आप दो सोर्सेज से आप फंड्स कर सकते हो, ओनर्स की इक्विटी से या फिर क्रेडिटर्स की इक्विटी से। सबसे पहले आप डिफाइन करके आएंगे, द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कि और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इनकी थ्योरी और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो एक कंपनी है, उसे 2 लाख रुपीज़ चाहिए। अगर वो डेट से करते हैं तो कॉस्ट 10% पड़ेगी, इक्विटी की 18%, और वो इस पैसे को क्या कर देते हैं, फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% आ रही है। अब देखो इसका 20% कितना हो गया, हमारे पास 40,000 उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर वो कंपनी डेट के साथ जाती है और डेट इशू कर देती है सारा, तो उनको डेट कितना पे करना पड़ेगा, 20,000 का। तो 40,000 में से अगर आप 20,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 20,000। तो ये जो 20,000 है, तो ये बेसिकली है क्या, देखो आपने, ये आपकी अर्निंग्स होगी बेसिकली, इसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो उसके बाद आपके पास यही अर्निंग्स बच गई। और ये रेसिडुअल जो भी बचता है वो किसका होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को विदाउट इंक्रीजिंग, विदाउट इन्वेस्टिंग देयर फंड्स, उनको अपने पैसे लगाए बिना ही, बैठे बिठाए उनको डेट के थ्रू जाने से उनकी अर्निंग्स होगी 20,000। तो इन्हीं अर्निंग को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लीवरेज। ये 20,000 आपको अर्निंग्स तभी होंगी, पहली कंडीशन आपकी कॉस्ट ऑफ डेट शुड बी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड ऑल्सो योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ डेट। अगर ये रिटर्न ही आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से कम हो गई तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा डेट का, आपको उल्टा नुकसान होगा। सो ये दो चीज़ों में हमारी क्या होती है, फेवरेबल। और एक और चीज़, जब तक ये चीज़ फेवरेबल है उसे ही हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो देखते हैं थ्योरी के साथ समझते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज दो तरह की होती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल कौन सी होती है, अर्निंग्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस कैपिटल। जो आपकी अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा हैं कॉस्ट ऑफ डेट से और प्रेफरेंस कैपिटल से। जहाँ पे जैसे हमारी पिछली एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ डेट 10% थी और ROI 20% थी। जब तक आपकी ROI KD से ज़्यादा होगी तब तक आपकी सिचुएशन फेवरेबल होगी। जब आपकी ROI फॉर से 9% होती और KD आपकी 10% होती तो ये आपकी अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती, जब KD आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप कर रहे हो उससे ज़्यादा है, राइट। सो अर्निंग्स आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, तो उस केस में हम अनफेवरेबल बोलते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने डिस्कस करा, इनको हम सिनोनिमसली भी यूज़ कर लेते हैं, बट देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम तब बोलते हैं, सिर्फ ये फेवरेबल वाला केस इज आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज दोनों होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल भी आती है, क्योंकि डेट आप ले रहे हो, मोर द रिस्क मोर द रिटर्न होती है, आपके पास रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से आपका रेफरेंस है कि आपकी फेवरेबल, जिससे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो बाय द यूजिंग ऑफ डेट। नाउ बस यही है, ये देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी यूज्ड रिप्लेसिवली ओनली इफ इट इज फेवरेबल। देखो फाइनेंशियल लीवरेज को मेजर कैसे करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का एक फॉर्मूला होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। तो देखो हम पहले तो ये देखते हैं EBIT से हम EPS तक पहुंचते कैसे हैं। तो एक जनरल सी थिंग होती है, EBIT में से हम इंटरेस्ट फिक्स्ड माइनस कर देते हैं, देन क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, फिर हमारे पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, एंड देन हमारे पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद हम प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड देन हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स बचती हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ, तब हमारे पास क्या आ जाती है, EPS, अर्निंग पर शेयर। तो अब हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्ट का ये देखना है इम्पैक्ट। तो हम क्या करते हैं, जो ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसको हम अर्निंग बिफोर टैक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीफाइंग इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो यूज़ की जाती है मैग्नीफाई शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स। हमने देखा ही है ना, इसमें एक अजम्पशन है, जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट या फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट अ कॉस्ट लोअर देन द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स एसेट। सेम बताया है कि जब आपकी KD जो है वो लेस देन होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एसेट्स, तब तक आपको बेनिफिट होगा और उससे आपके क्या होंगे, मैग्नीफाई होंगे रेवेन्यू, किनके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग फ्रॉम एसेट फाइनेंस्ड बाय fixed cost funds and the cost of these funds are distributed to equity stakeholders, they will get additional earnings without increasing their own investment। हमने देखा था ना, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किए बिना ही बैठे बैठे डेट की हेल्प से अपनी अर्निंग्स कर ली। हम इसे एक देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके साथ हम थोड़ा एक्सप्लेन करके आएंगे ताकि हमारे पेपर में हमें पेजेस भी फिल करने होते हैं, तो और हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देंगे तो हमारे मार्क्स भी ज़्यादा आए। तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसमें देखो, अ फर्म इज कंसिडरिंग 2 फाइनेंशियल प्लान्स with a view to examine their impact on EPS. The total funds required to invest in assets are 5 lakh rupees. देखो, 2 फाइनेंशियल प्लान्स कंपनी कंसीडर कर रही है और उसका इम्पैक्ट देखेगी कि अर्निंग पर शेयर पे क्या होता है। प्लान 1 क्या कहता है, आपके पास डेट है एट द रेट 10% पे 4 लाख का, और प्लान 2 कहता है आपके पास डेट है 1 लाख का, और इक्विटी की दे रखी है, इक्विटी शेयर्स 1 लाख। तो बेसिकली इसमें आपका जो ये 5 लाख है वो 4:1 में बटा हुआ है और इसमें 1:4 में, राइट। और टोटल फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हमें 5 लाख थे, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हमारे पास 10,000 और 40,000 थे। देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें 1,25,000 दे रखी है, और रेट ऑफ टैक्स सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारा 1,25,000 इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट डेट को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 40,000 आ गया और ये हमारे पास 10,000 आ गया। 40,000 ये कैसे आया, इस 4 लाख का हमने जब 10% कैलकुलेट किया, और इस 1 लाख का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 1,25,000 में से 40,000 को, और इसमें से 10, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया जो कि 85, और ये आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस कर देते हैं। टैक्स हमारे पास 50% है, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू, हमारे पास ये आ गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमने क्या किया, हमारे पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स तो थे नहीं जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, 10,000 एंड 40,000। तो आपका EPS क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपकी यहाँ पे EPS 4.25 आ गई, यहाँ पे 1.438। देखो कितना गैप है, आपकी EPS कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे डेट ज़्यादा यूज़ किया आपने। डेट के यूज़ करने से पर शेयर अर्निंग आपकी कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो EPS इज मोर इन प्लान 1 देन EPS in plan 2 because of the favorable financial leverage. In plan 1, EPS is more because of more fixed cost debt as the cost of debt is lower than the EBIT. प्लान 1 में आपके पास 4 लाख डेट यूज़ करा था प्लान, और 1 लाख इक्विटी यूज़ कर रही थी। हायर द यूज़ ऑफ डेट और डेट टू इक्विटी रेशियो, ग्रेटर द रिटर्न फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट दिस ब्रिंग्स ग्रेटर रिस्क ऑल्सो। More the risk, more the return, and more the losses as well.
तो अब हमने देखा कि किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं मैग्नीफाई में। एक रिकैप करते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज एंड हाउ डज इट मैग्नीफाई द रेवेन्यू अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में बताओगे कि लीवरेज क्या होता है, एंड देन कॉस्ट के बारे में भी बता सकते हो थोड़ा सा, और टाइप्स ऑफ लीवरेज बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। एंड देन कम्स योर मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, अब मीनिंग बताओगे। एंड फिर उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज दो तरह की होती है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। एंड देन फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेड ऑन इक्विटी को आप एक्सप्लेन कर दोगे, और इसमें आप बता सकते हो कि वो रिप्लेसेबली यूज़ हो रही है तभी जब फेवरेबल होती है। एंड देन आप किस तरह से मेजर करते हो फाइनेंशियल लीवरेज को वो बताओगे आप। फिर उसके बाद आप बताओगे मैग्नीफाइंग इफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। एंड देन उसमें आप एक एग्जाम्पल लोगे, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी कोई भी ले सकते हो, सेम फिगर्स भी ले सकते हो, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके आप दिखाओगे। एंड देन अपनी इंटरप्रिटेशन दोगे कि आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, और लास्ट में एक कंक्लूजन दे सकते हो कि जैसे कब वो आपकी फाइनेंशियल लीवरेज मैग्नीफाई करती है, जब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन योर केडी, व्हेन योर केडी इज लेस देन केई। इस तरह से आप एंड में अपना कंक्लूड कर सकते हो, एंड आप इस तरह से एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको हाई स्कोर्स मिल सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड उनकी भी हेल्प हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।